हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट्स ब्रेन बहुत कोशिश करता है आप सभी के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड कराने के लिए। इतनी मेहनत करता है और ये आपको 100% फ्री प्रोवाइड कराता है। इसके लिए कुछ भी आपसे पेमेंट नहीं मांगता। हम कभी ऐसा नहीं करते कि आपको 2 वीडियो दिखाने के बाद उसके आगे के वीडियो या उसके आगे के टॉपिक अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। हम यहाँ टोटली हर चीज़ आपको 100% फ्री देते हैं। कोई भी वीडियो कितनी भी बार आप देखना चाहें, क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सब ही 100% फ्री अवेलेबल है आपके लिए। तो यहाँ पर हम आपकी कामयाबी यानी कि आपकी एग्ज़ाम, आपकी पढ़ाई के लिए बेइंतहा कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं आज का वीडियो क्या है। तो क्लास है हमारी 5th हिंदी की, बुक है हमारी रिमझिम और उसका अध्याय है 18, चुनौती हिमालय की। तो यहाँ पर हिमालय कैसी कैसी चुनौतियाँ, देखिए वो एक पहाड़ है और बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, बहुत ऊंची ऊंची उसमें चोटियाँ हैं, बर्फ़ भी पड़ी है, जंगल भी है, वहाँ पर घाटियाँ भी हैं। तो यहाँ पर एक बार जवाहरलाल नेहरू जी जाते हैं तो उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के अनुभव को और साथ ही कैसी कैसी चुनौती होती हैं यहाँ पर चढ़ने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? जोरजीला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातायान पहुंचे तो वहां के नवयुवक कुली ने बताया कि सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। तो अब क्या है, ये जोरजिला पास करके मातायान तक पहुंचे और वहाँ ये दोनों ही नाम हिमालय पर हैं, बसे हुए गांवों और जगहों के नाम हैं। तो जब वो वहाँ तक पहुँच गए तो वहाँ जो उनके साथ कुली था उसने बताया कि ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है बस इसी के पीछे अमरनाथ गुफा है। अमरनाथ फेमस तीर्थ स्थल है हम सभी का। तो वहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है सर्दियों के समय वहाँ पे शिवलिंग बन जाता है। तो ऐसा उन्होंने बताया। तो अब क्या बोलते हैं, लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। कितनी दूर? जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने बता तो दिया भाई, एक उनके साथ 2 कुली थे, ठीक है, 2 कुली थे, दो कुली थे और जवाहरलाल जी थे, इतने थे। तो जिसमें क्या कहते हैं, एक कुली का नाम किशन था। तो उन्होंने बताया कि एक बता रहा था कि भाई बहुत ही टेढ़ी मेढ़ा रास्ता है, दूसरा बोलता है कि भाई बहुत दूर है, वो कहते हैं 8 मील। जवाहरलाल पूछते कितनी दूर, तो बताते हैं 8 मील। तो 8 मील अगर आप समतल जगह पे चढ़ोगे, जैसे हम लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, तो यहाँ पर 8 मील कुछ ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहाड़ों पर जाते हो तो वो 8 मील आप समझ लो 32 मील के बराबर होगा। कारण क्यों होता है? कारण होता है कि एक तो ऊंचाई होती है और ऊंचाई होने के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो चलने में दिक्कत आती है। चढ़ाई है तो बॉडी प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, तो वो चीज़ होती है। तो उनको 8 मील लगा कि नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर क्या, बस तब तो ज़रूर चलेंगे। जवाहरलाल जी क्या बोलते हैं, बस 8 मील है, चलो तब तो बहुत चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्न चूषक दृष्टि से देखा। तो मतलब वो प्रश्न, मतलब बोलते ना, क्वेश्चन मार्क करते हुए हम उनकी तरफ देख रहे हैं। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोरजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती है? फिर जवाहरलाल रास्ते में मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए। मतलब निकले कहाँ थे? कश्मीर घूमने, कश्मीर से लद्दाख होते हुए आ गए। अब कहाँ जाना चाह रहे थे? अमरनाथ जाना चाह रहे थे। बहुत लंबा रास्ता उन्होंने तय कर लिया था और अब जो रास्ता करना चाह रहे थे वो उन्होंने इसलिए एक्साइटेड हुए क्योंकि रास्ते में बहुत मुश्किलें थी, चैलेंजिंग फेस था, तो वो उसको और ज़्यादा करना चाह रहे थे कि नहीं हमें तो करना है। हम कैसे होता है ना, किसी का नेचर होता है कि नहीं, अगर किसी को मना कर दो नहीं बहुत मुश्किल है, नहीं हम तो करके रहेंगे। तो वही नेचर वहाँ पर जवाहरलाल जी का था। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूंगा, भेड़े चराने में मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। तो अब क्या था, जवाहरलाल सीधे पूछे भाई कौन कौन चलेगा? भाई जिसकी मर्जी वो चले। तो उनका जो एक गाइड था तो उसने बोला कि नहीं मैं चलूंगा। उसका नाम किशन था। तो उसका एक बेटे के गाय चराने का काम होता है, भेड़े वगैरह चराने का। तो उन्होंने बोला मेरी बेटी चली जाएगी, मैं आपके साथ चलूंगा।
आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। अब क्या हुआ, वो रात बीत गई। सुबह तड़के इनको निकलना था, रात बीत गई, सुबह हुई। अब क्या होता है, सुबह जब होती है तो आसमान में कालिमा रहती है, क्योंकि रात होती है तो काला काला रहता है। जब सूरज निकलने वाला होता है तो पूरब साइड से आप यानी ईस्ट साइड से देखेंगे तो हल्का हल्का रेडनेस आने लगती है और फिर वो धीरे धीरे रोशनी में बदल जाता है। तो वही उन्होंने यहाँ पर जो बताया ना, प्रातः की कालिमा, रात की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी, यानी कि धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा था लालिमा के साथ। अब क्या है, तिब्बती पठार यानी कि वहां पे जो तिब्बत के जो पहाड़ दिखाई दे रहे थे क्या थे, वो पूरी तरीके से बंजर होते हैं, उनमें हरियाली नहीं होती। अब जब सूरज की रोशनी उन पे पड़ती है तो जैसे लगता है वो चमक उठते हैं। अब दूर दूर ग्लेशियर दिखाई दे रहे थे, मतलब बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे थे। तो ग्लेशियर क्या होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, ये सरकने वाले पहाड़ होते हैं। अब पहाड़ कैसे सरक सकते हैं, तो इनकी एक ये चीज़ है कि ये पानी है, एक बहुत बड़ी नदियां हुआ करती थी जो जम गई, मगर अभी भी धीरे धीरे वो चल रही हैं, जमी हुई नदियां हैं वो अभी भी चल रही हैं, तो वो ग्लेशियर कहलाती हैं। ये आपको हमने इजी वे में समझा दिया, आप आगे क्लासेस में ग्लेशियर के बारे में और भी पढ़ेंगे। तो अब ये क्या है, ग्लेशियर धीरे सरकते, तो वही उन्होंने बोला कि वो दूर दूर हमें स्वागत करने के लिए धीरे धीरे आगे सरकते आ रहे। क्यों, क्योंकि वो चलते रहते हैं। अब उनके बाद वहाँ पे ठंडक तो बहुत ही होती है, बहुत ठंडक होती है, वो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। अब ठंडक लगती है तो हम लोग क्या करते, जैसे हाथ रगड़ते ना, तो उसी तरह हाथ रगड़ी, उन्होंने रस्सी ली, कमर में बांधी और अब चलने को तैयार थे। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे ना स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गड़ेलिया अब गाइड बन गए थे। अब जो थे जवाहरलाल जी के जो चचेरे भाई थे वो जवाहरलाल, और जो गाइड था वो सभी आपस में एक दूसरे से रस्सी से बंधे हुए थे। यानी कि जवाहरलाल अगर आगे चल रहे हैं तो उनकी कमर में रस्सी बंधी थी, उसके बाद वही रस्सी उनके चचेरे भाई के बंधी थी, और वही रस्सी आगे जाकर जो है गाइड किशन के भी बंधी थी। मतलब तीनों लोग रस्सी से आपस में जुड़े हुए थे और आगे चलते जा रहे थे। बस 8 मील ही तो पार करने थे। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। तो 8 मील उन्होंने बहुत आसानी समझ के चल लिए, लेकिन वहां पर एक एक कदम रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। मतलब वीरान इसलिए था क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे नहीं थे, तो बिल्कुल भी खाली खाली सा लग रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती दिख रही थी। सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक ओर सू सू करती बर्फीली हवा बदन को काटती थी तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती थी। तो बीच बीच में कहीं थोड़ी सी बहुत हरियाली होती तो एक फूल दिख जाता तो बड़ा अच्छा लगता, मगर यहाँ पर सन्नाटा था जो एक सुकून सा पहुंचाता है। और यहाँ पर बर्फीली हवाएं ठंडक भी दे रही थी, तो कहीं ना कहीं अंदर से जोश भी भर रही थी कि आगे बढ़ते रहिए। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। जो जो ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उनका उपचार किया। तो अब क्या हमने आपको बताया था ना, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ब्लीडिंग भी होने लगती है आप जितने ऊपर जगह पर जाओगे। खुद उन्हें भी, अब जो उसको कुली को आने लगा तो उन्होंने उनका जो प्राथमिक उपचार होता है वो चीज़ करी। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। जब ऑक्सीजन होगा कम होने लगता है ना, तो ये जो यहाँ होता है ना, इसमें थोड़ा स्ट्रेसनेस उनको महसूस होने लगा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला, वो आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा हुआ मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। अब क्या हुआ, वो बढ़ रहे थे, धीरे धीरे बर्फ गिरनी शुरू हो गई।
अब जब ताज़ी बर्फ़ गिरती है तो फिसलन हो जाती है, बात ही होती है क्योंकि गीला भी होता है। तो बर्फ़ गिरी तो फिसलन हो गई, बहुत आराम से संभल के चलना था। अब थोड़ी देर उन्होंने देखा तो एक समतल मैदान दिखाई दिया। मतलब मैदान का मतलब यहाँ नहीं था कि वहाँ घास थी, पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ एक मैदान था, वो पहाड़ नहीं था। चारों तरफ पहाड़ थे और बीच में प्लेन एरिया, तो जैसे लग रहा था कोई मुकुट हो, उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुकुट हो। अब क्या है, प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधले में ओझल हो गई। तो वो बहुत ही प्यारी थी, लेकिन तुरंत ही वो छटा सामने से हट गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त, अमरनाथ से भी ऊपर। अब क्या था, उसने क्या बताया था, पहाड़ के पीछे अमरनाथ, तो पहाड़ को चढ़ना पड़ेगा, फिर उतरना पड़ेगा, तब आप अमरनाथ पहुंचोगे। तो इस समय क्या था, वो लोग करीबन सुबह 4 बजे से चल रहे थे, दोपहर के 12 बज चुके थे और चढ़ाई करते जा रहे थे, बराबर चलते जा रहे थे। और इस समय अमरनाथ के ऊपर थे, यानी कि वो लोग उस पहाड़, जिस पहाड़ के पीछे अमरनाथ था, वो वहां तक पहुंच चुके थे, उस पहाड़ी तक। अब क्या है, इस पर जवाहरलाल की चाल में ना ढीलापन था, ना बदन में सुस्ती। हिमालय की चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पर करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। मतलब इतनी टाइम से चल रहे थे, इतनी मुश्किल थी, लेकिन तब भी जवाहरलाल जी के अंदर किसी तरह की थकान का कोई नामो निशान नहीं था। साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। एक कुली ने बोला, आप चलिए, 12 बज चुका है, वापस लौटेंगे तो रात हो ही जाएगी। लेकिन अभी तो अमरनाथ नहीं पहुंचे। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। उन्होंने सीधे बोला, अभी तो अमरनाथ नहीं पहुंचे तो हम वापस क्यों चलें? वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है। कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। तो अब क्या हुआ, उसने बोला कि भाई अभी अमरनाथ तो पहुंचे नहीं, जवाहरलाल जी ने बोला। तो दूसरा तुरंत बोला कि ये जो मैदान अभी दिख रहा है इसके बाद है। तो उसने बोला कि भाई ये मैदान ही है, तो आधे मील का मैदान है, हम लोग पार कर लेंगे। तो प्रोत्साहित करते हुए जवाहरलाल नेहरू सबको आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था, उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचना था। यानी कि मैदान था, फिर नीचे उतरना था और फिर हम अमरनाथ पहुंच जाते। जवाहरलाल फुर्ती से पढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही ऊबड़ खाबड़ था। कहने को वो सीधा था, लेकिन जब उस पर चला गया तो ऊबड़ खाबड़ था। कैसे? ताजी बर्फ के नीचे ऊंची नीची चट्टानों की एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। अब क्या था, पत्थर थे, ऊंचे नीचे पत्थर पड़े थे और उसके ऊपर बर्फ गिर गई थी। तो बर्फ जब पड़ी, जो तुरंत पड़ी थी, उसकी वजह से वो एक सपाट मकान देगा। जैसे ही लेकिन हम पैर रखेंगे तो क्या होगा, वो धंसेगा और ऊंचे नीचे पत्थर आएंगे और चलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हुआ, गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे, गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। तो जो समतल मैदान दिख रहा था, एक्चुअल में वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ जो एरिया था, जिसके ऊपर बर्फ पड़ी थी, जिसके कारण फिसलन भी हो गई थी। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहर को मजा आ रहा था। तभी जवाहर ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने को तैयार थी। अब सामने जब वो बढ़े तो देखा कि एक खाई है दिखाई दे रही थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। तो जवाहरलाल का एकदम से पैर फिसला और वो खाई में गिर पड़े। सांप गिर गए। किशन तुरंत चीखा, जवाहर। भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। तो अब क्या हुआ था, तीनों रस्सी में बंधे हुए थे, तो जवाहर जैसे गिरे तो बाकी सबके वेट से वो ऐसे ऐसे करके झूल रहे थे रस्सी के। वो नीचे खाई में नीचे नहीं गिरे थे, वो बीच में ही रस्सी के सहारे झूल रहे थे, इसीलिए रस्सी सब एक दूसरे से बंधी हुई थी। दोनों तरफ चट्टाने नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वहीं उनका एकमात्र सहारा था। जवाहर, ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन ने धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना।
भाई ने हिदायत दी। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। अब क्या हुआ, जो वो लटक रहे थे, दोनों तरफ पहाड़ थे, बीच में खाई थी, तो उनको देखा, ऊपर से इन्होंने झाँका, हम खींच रहे हैं, तुम पकड़े रहो। लेकिन अब ऊपर फिसलन थी, इसलिए खींचना भी आसान नहीं था। भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। नहीं था तो उन्होंने बोला हम चट्टान पर पैर जमा लेते हैं तो मुझे खींचना आसान हो जाएगा। खाई की दीवारों से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा। जवाहरलाल ने खाई की दीवार में उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। अब क्या था, वो बीच में झूल लेते, तो उन्होंने क्या किया, पेंग दी। जैसे हम लोग झूला झूलते समय ऐसे स्पीड बढ़ाते हैं ना, तो उन्होंने वो चीज करी, अपने आप को आगे पीछे किया, तो वो आ गए पहाड़ पे। वहां पे उन्होंने पैर जमा लिया। अब क्या था, पैर जमा लेने से जब वो खुद अपना भी फोर्स दे रहे थे, तो अब उनको ऊपर खींचना आसान हो जाता। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूं, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। तो उन्होंने बोला मैं घबराया नहीं हूं, मैं मजबूती से पकड़ा हूं। धीरे धीरे वो एक एक कदम ऊपर आने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी तो हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता, तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। अब क्या हुआ, अब पहाड़ तो एक पल था नहीं, तो जैसे किसी चीज़ पे पैर जमाते तो कभी वो सरक जाता पत्थर, तो एकदम से अरे फिर से फिसल जाएंगे। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवान ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी ना चले। जैसे तैसे वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ गए। वहां से झांक के देखा तो खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाता तो किसी का अता पता भी नहीं मिलता कि वो गया कहाँ। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। साहब चोट तो नहीं आई, एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। ऊपर आ गए किसी तरीके से। सबने पूछा भाई चोट नहीं लगी, उन्होंने बोला नहीं चोट नहीं लगी। कपड़े अपने झाड़े और अब तैयार थे फिर से आगे बढ़ने के लिए। मतलब हो गया, आप चलो पीछे चले, नहीं, वो उनको अमरनाथ जाना था। उन्होंने फिर से आगे जोश दिखाया कि मुझे फिर से आगे जाना है, और वो पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने लगे। आगे चलकर इस तरह की गहरी चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयां पार करने का उचित सामान भी नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रहीं। तो अब क्या हुआ, अब जिस खाई में वो गिरे थे उससे और गहरी और मुश्किल खाइयां आगे थी। अब इन्होंने कोई प्लान तो किया नहीं था कि उनको यहाँ पे जाना है, तो इसलिए भाई जब हम पहाड़ चढ़ते हैं तो उसके लिए अलग तरह तरह के उपकरण होते हैं, हम इक्विपमेंट लेके चलते हैं, तो वो कुछ नहीं था, साधन नहीं थे। तो भाई ये हुआ अंतिम फैसला कि अब वापस चलना है। लेकिन उन्होंने आधा रास्ता अमरनाथ का पार किया था, तो हिमालय की चुनौतियां उनको पता थी, तो वो हमेशा उन्हें आकर्षित करती रहीं, वापस उन्हें बुलाती रहीं। तो ये जो हमारे सामने रखा है वो सुरेखा परिणदीकर ने लिख कर ये हमारे सामने रखा है कि हिमालय की चुनौतियां कैसी होती हैं, ये देखा। अब ये तो हमने एक वर्णन पढ़ा हिमालय का, इसी तरीके से एक वर्णन हमारी किताब में और दिया है और उस पर कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। तो क्या है, पहले हम वर्णन देखेंगे। पाठ में तुमने जवाहरलाल नेहरू की पहाड़ी यात्रा के बारे में पढ़ा। नीचे एक और पहाड़ी इलाके का वर्णन दिया गया है जो प्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा की किताब चीड़ों पर चांदनी से लिया गया है। इसे पढ़ो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। यानी कि अभी हमने हिमालय की चुनौतियां देखी थी, लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक कहानी है चीड़ों की चांदनी, लिखित है निर्मल वर्मा जी द्वारा। तो उसका एक प्रसंग हमारे सामने रखा है, फिर उसी पे आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए। क्या दिया है, क्या यह शिमला है, हमारा अपना शहर, और हम भूल से कहीं और चले आए हैं। हम नहीं जानते कि पिछली रात जब हम बेखबर सो रहे थे बर्फ चुपचाप गिर गई। अब क्या था, शिमला का में थे वो लोग, रात में सो रहे थे, शाम को बड़ा अच्छा सुहावना मौसम था, सब कुछ था। सुबह उठ के देखे तो चारों तरफ बर्फ थी, तो उन्हें लगा कि वो लोग कहीं और चले आए। मतलब उनका शहर शिमला नहीं था, कुछ और बन गई, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ चुकी थी।
खिड़की से सामने पुराना चिर प्रचलित देवदार का वृक्ष था, जिसकी नंगी शाखाओं पर रुई के मोटे मोटे ये गालों सी बर्फ चिपक रही थी। अब वो चीड़ का पेड़ लंबा होता है, उसकी जो शाखें थी उसके ऊपर बर्फ पड़ी थी, तो जैसे लग रहा था वो बर्फ के गोले ऐसे लग रहे थे जैसे मोटे मोटे गाल हो। लगता था जैसे वो सांता क्लॉज हो, एक रात में ही जिसके बाल सन से सफेद हो गए। तो कहने का मतलब जैसे लग रहा था कि वहां पे एक सांता क्लॉज बैठे हैं जिनके बाल रात में सफेद हो गए। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल रही थी। जब धूप निकलती है तो जैसा लगता है पहाड़ी भी धीरे धीरे वो बर्फ से निकल रही थी, जैसे वो धूप सेकना चाह रही हूं। तो ये हमारे पास था थोड़ा सा एक। अब इसी पे प्रश्न है, क्या दिया है, ऊपर दिए गए पहाड़ के वर्णन और पाठ में दिए गए पहाड़ में क्या अंतर है। तो जो हमने अभी पढ़ा वो, और पाठ में जो हमने हिमालय, देखिए हिमालय और शिमला दो अलग अलग जगह है वो हिमालयन रेंज की, लेकिन जगह अलग अलग थी। तो दोनों का वर्णन है, आपकी जो वर्णन में फर्क देखा है वो आपको बताना है। क्या है, ऊपर दिए गए पहाड़ के वर्णन में पेड़ों का भी जिक्र है, लेकिन पाठ में उजाड़ चट्टानों का वर्णन था। तो पाठ में कहीं कुछ पेड़ नहीं थी, हरियाली नहीं थी, लेकिन जो हिमालय जो शिमला में थी वहां पर पहाड़ जो है उनमें क्या कहते हैं पेड़ थे। अब नेक्स्ट दिया है, कई बार निर्जीव चीजों के लिए मनुष्यों से जुड़ी क्रियाओं, विशेषण आदि का इस्तेमाल होता है। यानी कि निर्जीव जैसे पहाड़ है, नदी है। अब क्या आप बोलेंगे, जैसे नदी बह रही है, नदी के लिए हम बोलेंगे ठुमकती, ठुमकती बल खाती चलती है। अब ठुमकती बल खाती तो युवती चलेगी, नदी थोड़ी ना चलती है। तो यहाँ नदी निर्जीव है, जिसके लिए हमने मनुष्यों की उपमा दी है। जैसे पाठ में आए दो उदाहरण, उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़, या सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने को तैयार थी। तो मुंह कौन फाड़ता है, जो है सजीव लोग, मनुष्य फाड़ेंगे। तो यहां पर क्या है, निर्जीव के लिए हमने सजीव की उपमा ली है। ऊपर लिखे शिमला के वर्णन में ऐसे उदाहरण ढूंढने हैं। अब जो शिमला वाला वर्णन दिया गया है, हमें उनमें से कुछ उदाहरण लिखने हैं ढूंढ के। वैसे तो जैसे लिखा है, बर्फ चुपचाप गिर गई। अब चुपचाप कौन होता चलता है, मनुष्य चलता है। तो मनुष्य की उपमा है ये, जो प्रकृति के लिए दी गई है। फिर है, जिसकी नंगी शाखाओं पर रुई के मोटे मोटे गालों से बर्फ चिपक गई। अब मोटे मोटे गाल किसके होते हैं, मनुष्यों के होंगे ना, प्रकृति में नहीं होता। तो यहाँ पे प्रकृति के लिए रुई के लिए मोटे मोटे गालों का इस्तेमाल किया। फिर नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों से बाहर निकाल रही थी। अब चेहरा किसका होगा, मनुष्यों का, और वहां पे वो पहाड़ों के लिए इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर निर्जीव के लिए सजीव की उपमा दी गई। तो हम आपको इतना और बता देते हैं थोड़ा सा एडिशनल, कि जहाँ कभी निर्जीव के लिए हम सजीव की उपमा यानी मानव की उपमा देते हैं, तो वहाँ हमेशा मानवीयकरण अलंकार होता है। तो इस तरीके की जहाँ उपमाएं देखेंगे आप तुरंत समझिएगा कि मानवीयकरण अलंकार है। अब इसी पाठ में हमारे पास एक छोटी सी कविता समझ लीजिए, कविता ही है और बहुत ही अच्छी और उपयोगी है। कहने को क्या है, पेड़ है, लेकिन जब हम पेड़ उगाते हैं तो क्या क्या चीजें हम बना लेते हैं। देखिए, हम क्या उगाते हैं जब पेड़ उगाते हैं। हम पानी का जहाज उगाते हैं जो समुद्र पार करेगा। हम मस्तूल उगाते हैं जिस पर पाल बंधेगी। हम वे फट्टे उगाते हैं जो हवा के थपेड़ों का सामना करेंगे। जहाज का तला शहतीर कोहनी। हम पानी का जहाज उगाते हैं जब पेड़ उगाते हैं। तो यहां तक हमने क्या देखा कि जब हम पेड़ उगाते हैं तो हम पानी का जहाज उगाते हैं, मतलब उसके लिए हम शहतीर उगाते हैं, कोहनी उगाते हैं, फट्टे उगाते हैं। उसका तला मतलब हम टोटल उसी पेड़ से ही तो जहाज बनाते हैं। जितना कुछ उसमें लकड़ी, जब पेड़ से हमें लकड़ी प्राप्त होती है तो उसी से हम क्या बनाते हैं, पानी का जहाज बनाते हैं। उसको हम क्या करते हैं, उसमें मस्तूल उगाते हैं जिसमें पाल बांधी जाती है। उसके लिए फट्टे जो हवा के डायरेक्शन को बदलते हैं। जहाज का तला, शहतीर, ये सभी कुछ उगाते हैं जब हम पेड़ को उगाते हैं, यानी कि पेड़ से हम एक पूरे पानी के जहाज को बनाते हैं। आगे है, हम क्या उगाते हैं जब पेड़ उगाते हैं। हम बल्लियां, पटरियां और फर्श उगाते हैं। हम खिड़की, रोशनदान और दरवाजे उगाते हैं। हम छत के लट्ठे, शहतीर और उसके तमाम हिस्से उगाते हैं।
तो जब हम पेड़ उगाते हैं तो एक तरीके से अपने मकान को उगा रहे होते हैं, अपने घर को उगा रहे होते हैं। उसके लिए खिड़की हैं, दरवाजे हैं, फर्श हैं, छत हैं और रोशनदान, सभी कुछ लकड़ी से बनता है। तो हम लकड़ी के पेड़ जब उगाते हैं तो एक तरीके से क्या है, हम अपने घर के लिए वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो घर में इतनी सारी चीजें हम लकड़ियों से बनाते हैं। हम घर उगाते हैं जब पेड़ उगाते हैं। हम क्या उगाते हैं जब पेड़ उगाते हैं? ऐसी हजारों चीजें जो हम हर दिन देखते हैं। हम गुम्मद से भी ऊपर आने वाले शिखर उगाते हैं। हम अपने देश का झंडा फहराने वाले स्तंभ उगाते हैं। सूरज की गर्मी से छाया मानो मुफ्त ही उगाते हैं। हम यह सब उगाते हैं जब पेड़ उगाते हैं। तो यहां पर क्या बताया है कि जब हम पेड़ उगाते हैं तो हम वो बल्ली उगाते हैं जिसपे हमारे देश का झंडा लहराता है। हम वो सब उगाते हैं जो हम पूरे दिन में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। आप एक पेंसिल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी किससे बनती है? पेड़ से बनती है। आप जिस कागज से लिखते हैं वो पेड़ से बनती है। जिस मेज पर बैठकर पढ़ते हैं, जिस टेबल पे बैठते, जिस चेयर पे बैठते हैं, वो सभी लकड़ी से बनती है। तो मतलब हम अपने दिन में हर बहुत सारी चीजें हैं जो इस्तेमाल करते हैं, हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है। तो एक तरीके से क्या है, हम सूरज की गर्मी, जो सूरज है उसके लिए हम छांव उगाते हैं। यानी कि हमको वो छांव कहाँ प्राप्त होती है? ठंडी ठंडी पेड़ों के नीचे प्राप्त होती है। अगर हम पेड़ उगा रहे हैं तो यही छांव अपने मकान में देखना चाहते हैं, तो मकान के अंदर भी हमको वो छांव किससे प्राप्त होती है? पेड़ से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पेड़ के महत्व को समझाया गया है कि पेड़ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर पेड़ नहीं हो तो एक तरीके से हमारा जीवन रुक सा जाएगा। तो ये प्यारी सी कविता हमारे सामने रखी है हेनरी एबे ने। इसे इंग्लिश में लिखा गया था, इसे हिंदी में अनुवादित किया है कबीर बाजपेयी जी ने। तो यहाँ पर ये पाठ हमारा खत्म हुआ। हमने हिमालय की चुनौती देखी, शिमला पे एक छोटा सा अंश देखा, फिर उसके बाद हमने अपने जीवन में पेड़ की इंपॉर्टेंस को भी समझा। ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हम पढ़ते आए हैं। तो जो महत्वपूर्ण चीजें हम अभी तक पढ़ चुके हैं, अगर हम उनको दोबारा देखना चाहें या समझना चाहें तो कहाँ पर देखेंगे? उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा। आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगी। आपको सिर्फ क्या करना है? अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। आपकी क्लास है यहाँ पे 5th, उसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से क्लास 5th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आएंगे। तो अब आपको अपना सब्जेक्ट यानी कि हिंदी सेलेक्ट करना है। यहाँ वॉच नाउ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। जो चैप्टर भी आप पढ़ना चाहते हैं सिर्फ आप उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने उसके 2 टॉपिक्स आ जाएंगे, यानी कि एक पाठ की व्याख्या और एक प्रश्न उत्तर और अभ्यासकार। तो जो आप पढ़ना चाहते हैं उसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से वीडियो शुरू हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। हमारे चैनल पे आपको जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है ये बहुत ही अच्छे से हम आपके लिए अच्छे से अरेंज करके लेके आते हैं। साथ ही सारा कंटेंट टोटली अरेंज्ड है, मतलब आप जैसे ही ओपन करेंगे क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, आपका बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक चीज़ एक के बाद एक आपको ईजिली मिल जाएगी। आपको एक टॉपिक देखने के बाद दूसरा टॉपिक देखने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।